सर रिचर्ड ऑफ दली ने अपने कर्ज कैसे चुकाए। लंबा राजमार्ग सीधा फैला हुआ था, धूप में धूसर और धूल भरा। दोनों तरफ पानी से भरे तटबंध थे, जिनके किनारे ऊसियर थे, और दूर दूर तक एमिट प्रायरी के टॉवर खड़े थे, जिनके चारों ओर ऊंचे चिनार के पेड़ थे। पुल के किनारे एक शूरवीर सवार था, जिसके पीछे 20 से ज्यादा मजबूत सैनिक थे। शूरवीर ने भूरे रंग के सर्ज का एक सादा लंबा लबादा पहना हुआ था। कमर पर एक चौड़ी चमड़े की बेल्ट बंधी हुई थी, जिसमें एक लंबा खंजर और एक मोटी तलवार लटकी हुई थी। हालांकि वह खुद बहुत सादे कपड़े पहने हुए था, लेकिन जिस घोड़े पर वह सवार था वह एक शानदार बार्ब था, और उसके तामझाम में रेशम और चांदी की घंटियां लगी हुई थीं। इस तरह से दल ने तटबंधों के बीच सेतु के साथ यात्रा की, जब तक कि वे अंततः एमिट प्रीरी के बड़े द्वार पर नहीं पहुंच गए। वहां नाइट ने अपने एक आदमी को बुलाया और उसे अपनी तलवार की ताकत से द्वारपाल के लॉज पर दस्तक देने का आदेश दिया। दरबान लॉज के अंदर अपनी बेंच पर सो रहा था, लेकिन दस्तक सुनकर वह उठा और विकेट खोलकर लंगड़ाता हुआ बाहर आया और नाइट का अभिवादन किया, जबकि एक पालतू स्टार्लिंग जो कि अंदर एक विकर पिंजरे में लटका हुआ था, बोल उठा, इन कोएलो क्विएस, इन कोएलो क्विएस। ये वे शब्द थे जो गरीब बूढ़े लंगड़े दरबान ने उसे बोलना सिखाया था। तुम्हारा पुरोहित कहाँ है? शूरवीर ने बूढ़े द्वारपाल से पूछा। वह भोजन पर है, अच्छे शूरवीर, और वह तुम्हारे आने की प्रतीक्षा कर रहा है, द्वारपाल ने कहा, क्योंकि यदि मैं गलत नहीं हूँ तो तुम ली के सर रिचर्ड हो। मैं ली का सर रिचर्ड हूँ, मैं तुरंत उसकी तलाश में जाऊंगा, नाइट ने कहा। लेकिन क्या मैं तुम्हारे घोड़े को अस्तबल में नहीं भेजूंगा? दरबान ने कहा, हे भगवान, ये सबसे बढ़िया घोड़ा है और सबसे अच्छी तरह से जुता हुआ जो मैंने अपने पूरे जीवन में देखा है। और उसने अपनी हथेली से घोड़े की कमर को सहलाया। नहीं, सर रिचर्ड ने कहा, इस जगह के अस्तबल मेरे लिए नहीं है, इसलिए रास्ता बनाओ, मैं विनती करता हूँ। ऐसा कहते हुए वह आगे बढ़ा, और द्वार खुलते ही वो प्रीरी के पथरीले प्रांगण में प्रवेश कर गया। उसके पीछे उसके आदमी थे। वे स्टील की खड़खड़ाहट और तलवारों की खनक और पत्थरों पर घोड़ों के पैरों की गड़गड़ाहट के साथ अंदर आए, जहां कबूतरों का एक झुंड जो धूप में घूमता था, पंख फड़फड़ाते हुए गोल मीनारों की ऊंची छतों पर उड़ गया। जब नाइट एमिट की ओर जाने वाले मार्ग पर सवार था, तो वहां भोजन कक्ष में एक मजेदार दावत होने वाली थी। दोपहर का सूरज बड़ी मेहराबदार खिड़कियों से अंदर आ रहा था और पत्थर के फर्श पर और बर्फीले लिनन के कपड़े से ढके बोर्ड पर रोशनी के चौड़े वर्गों में फैला हुआ था, जिस पर एक राजसी दावत फैली हुई थी। मेज के सिरहाने एमिट के प्रियो विंसेंट बैठे थे, जो बढ़िया कपड़े और रेशम के मुलायम लबादे पहने हुए थे। उनके सिर पर सोने से बनी एक काली मखमली टोपी थी, और उनके गले में सोने की एक भारी चेन लटक रही थी, जिसमें एक बड़ा लॉकेट पेंडेंट था। उनके बगल में, उनकी बड़ी कुर्सी की भुजा पर, उनका पसंदीदा बाज बैठा था, क्योंकि प्रियो को बाज की कोमल कला का शौक था। उनके दाहिने हाथ पर नॉटिंघम के शेरिफ बैंगनी रंग के शानदार लबादे में बैठे थे, जो फर से सजे हुए थे, और उनके बाएं हाथ पर एक प्रसिद्ध कानून के डॉक्टर गहरे और शांत परिधान में बैठे थे। इनके नीचे एमिट का उच्च तहखाना और भाइयों में प्रमुख अन्य लोग बैठे थे। चारों ओर हंसी मजाक का माहौल था और सब कुछ बहुत ही खुशनुमा था। कानून के जानकार व्यक्ति का मुरझाया हुआ चेहरा झुर्रीदार मुस्कान में बदल गया था, क्योंकि उसकी थैली में 80 स्वर्णिम पड़ी थी, जो कि प्रीवर ने उसे और सर रिचर्ड ऑफ दली के बीच के मामले के लिए फीस के रूप में दी थी। विद्वान डॉक्टर को पहले ही भुगतान कर दिया गया था, क्योंकि उसे एमिट के पवित्र विंसेंट पर बहुत अधिक भरोसा नहीं था। नॉटिंघम के शेरिफ ने कहा, लेकिन क्या आप निश्चित हैं, सर प्रायर, कि आपकी भूमि इतनी सुरक्षित है? हाँ, शादी कर लो। प्रियो विंसेंट ने शराब का एक गहरा घूंट पीते हुए अपने होठों को चटकाते हुए कहा, मैंने उस पर कड़ी नजर रखी है, हालांकि वह इसके बारे में अनभिज्ञ था, और मैं अच्छी तरह जानता हूं कि उसके पास मुझे देने के लिए पैसे नहीं हैं। हाँ, सच है, कानून के जानकार व्यक्ति ने रूखी, कर्कश आवाज में कहा, यदि वह भुगतान नहीं करता है तो उसकी जमीन निश्चित रूप से जब्त हो जाएगी, लेकिन सर प्रायर, आपको उसके हस्ताक्षरित मैनुअल के तहत रिहाई मिलनी चाहिए।
अन्यथा आप उससे परेशानी के बिना जमीन पर कब्जा करने की उम्मीद नहीं कर सकते। हाँ, पुरोहित ने कहा, ये तो तुमने मुझे पहले ही बता दिया है, लेकिन मैं जानता हूँ कि यह शूरवीर इतना गरीब है कि वह 200 पाउंड की नकदी के लिए अपनी जमीन खुशी खुशी बेच देगा। तभी ऊंचे तहखाने का मालिक बोला, मुझे लगता है कि एक बदकिस्मत शूरवीर को इस तरह खाई में धकेलना शर्म की बात है। मुझे दुख है कि डर्बीशायर की सबसे अच्छी संपत्ति उससे महज 500 पाउंड के लिए चली गई। सच में, मैं अब कैसे? प्रियोआ ने कांपती हुई आवाज में कहा। उसकी आंखें चमक रही थीं और उसके गाल गुस्से से लाल हो रहे थे। क्या तुम मेरी दाढ़ी के सामने बकवास कर रहे हो, सर? सेंट ह्यूबर्ट की कसम, अपने भोजन को ठंडा करने के लिए तुम्हें अपनी सांस बचाकर रखनी चाहिए, अन्यथा ये तुम्हारे मुंह को जला सकता है। नहीं, कानून के जानकार व्यक्ति ने सहजता से कहा, मैं शपथ लेता हूं कि यह शूरवीर आज के दिन कभी समझौता नहीं करेगा, बल्कि पापी सिद्ध होगा। फिर भी हम उससे उसकी भूमि वापस लेने का कोई उपाय खोज लेंगे, इसलिए डरो मत। लेकिन डॉक्टर के बोलते ही अचानक नीचे आंगन में घोड़ों की टापों की आवाज और लोहे के खंभों की झनझनाहट सुनाई दी। तभी प्रियोआ ने आवाज लगाई और नमक के नीचे बैठे भाइयों में से एक को बुलाया और उसे खिड़की से बाहर देखने को कहा कि नीचे कौन है। हालांकि वह अच्छी तरह जानता था कि यह कोई और नहीं बल्कि सर रिचर्ड ही हो सकता है। इसलिए भाई उठकर गया और देखने लगा, और उसने कहा, मैं नीचे 20 मजबूत सैनिकों को और एक योद्धा को अपने घोड़े से उतरते हुए देख रहा हूँ। उसने भूरे रंग के लंबे वस्त्र पहने हुए हैं, जो मुझे लगता है कि देखने में बहुत खराब हैं, लेकिन जिस घोड़े पर वह सवार है उसकी चाल सबसे शानदार है जो मैंने कभी देखी है। योद्धा घोड़े से उतरता है और वे इस ओर आते हैं और अभी भी नीचे बड़े हॉल में हैं। देखो, अब तुम वहां देख रहे हो, प्रीवा विंसेंट ने कहा। यहाँ तुम्हारे पास एक ऐसा शूरवीर है जिसके पास इतना कम पैसा है कि वह खाने के लिए रोटी का एक टुकड़ा भी नहीं खरीद सकता, फिर भी वह अपने साथ अनुचरों का एक दल रखता है और अपने घोड़े की खाल पर बहुत सारा सामान रखता है, जबकि उसकी खुद की पीठ नंगी है। क्या यह अच्छा नहीं है कि ऐसे लोगों को नीचा दिखाया जाए? लेकिन क्या तुम्हें यकीन है, छोटे डॉक्टर ने कांपते हुए कहा, कि यह शूरवीर हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। जब वह किसी से भिड़ता है तो वह बहुत ही क्रूर हो जाता है और उसके पीछे शरारती लोगों का एक दल रहता है। शायद तुम्हें उसके कर्ज में कुछ और इजाफा कर देना चाहिए। उसने ऐसा कहा क्योंकि उसे डर था कि सर रिचर्ड उसे कोई नुकसान पहुंचा सकते हैं। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, प्रियो ने अपने बगल में बैठे छोटे आदमी की ओर देखते हुए कहा। ये शूरवीर बहुत सज्जन है और वो भी तुम्हारी तरह ही एक बूढ़ी औरत को नुकसान पहुंचाने के बारे में सोच सकता है। जैसे ही प्रीवा ने अपनी बात समाप्त की, भोजन कक्ष के निचले सिरे पर एक दरवाजा खुला और सर रिचर्ड हाथ जोड़कर और सिर झुकाकर अंदर आए। इस तरह विनम्रतापूर्वक वे धीरे धीरे हॉल में चले गए, जबकि उनके सैनिक दरवाजे के पास खड़े थे। जब वे उस जगह पहुंचे जहां प्रीवा बैठे थे, तो उन्होंने एक घुटने पर घुटने टेक दिए। बचाओ और बचाओ, सर प्रीवा, उन्होंने कहा, मैं अपना दिन बचाने आया हूँ। तब प्रियोआ ने उससे जो पहला शब्द कहा वह था, क्या तुम मेरा पैसा लेकर आए हो? हाय, मेरे पास एक पैसा भी नहीं है, नाइट ने कहा। ये सुनकर प्रियोआ की आंखें चमक उठीं। अब मैं जानता हूँ कि तुम एक चतुर ऋणी हो, उसने कहा। फिर, सर शेरिफ, मैं तुम्हारे लिए पीता हूँ। लेकिन फिर भी नाइट कठोर पत्थरों पर घुटनों के बल बैठा रहा, इसलिए प्रिवा फिर से उसकी ओर मुड़ा। तुम क्या चाहते हो? उसने तीखी आवाज में कहा। इन शब्दों पर शूरवीर के गालों पर धीरे धीरे लाली छा गई, लेकिन फिर भी वह घुटनों के बल बैठा रहा। मैं तुम्हारी दया की कामना करता हूँ, उसने कहा। जैसे तुम स्वर्ग की दया की आशा करते हो, वैसे ही मुझ पर भी दया करो। मेरी जमीनें मत छीनो और इस तरह एक सच्चे शूरवीर को गरीबी में मत डालो। तुम्हारा दिन टूट गया है और तुम्हारी जमीन जब्त हो गई है, कानून के जानकार व्यक्ति ने शूरवीर के विनम्र भाषण से अपना उत्साह बढ़ाते हुए कहा। सर रिचर्ड ने कहा, हे कानून के आदमी, क्या तुम मेरी जरूरत के समय में मेरा साथ नहीं दोगे? नहीं, दूसरे ने कहा, मैं इस पवित्र पादरी के साथ हूँ, जिसने मुझे मेरी फीस ठोस सोने में चुकाई है,
इसलिए मैं उसके प्रति बंधुआ हूँ। सर रिचर्ड ने कहा, क्या आप मेरे मित्र नहीं बनेंगे, सर शेरिफ? नॉटिंघम के शेरिफ ने कहा, नहीं, भगवान के सामने यह मेरा कोई काम नहीं है, फिर भी मैं जो कर सकता हूँ करूँगा। और उसने अपने घुटने से प्राय को कपड़े के नीचे धकेल दिया। क्या आप उसके कुछ ऋण माफ नहीं करेंगे, सर प्राय? इस पर प्रियो ने गंभीर मुस्कान के साथ कहा, मुझे 300 पाउंड का भुगतान करें, सर रिचर्ड, और मैं आपको आपके कर्ज का कुछ हिस्सा दे दूंगा। आप जानते हैं, सर प्रायर, कि मेरे लिए 400 पाउंड चुकाना उतना ही आसान है जितना कि 300 पाउंड, सर रिचर्ड ने कहा। लेकिन क्या आप मुझे अपना कर्ज चुकाने के लिए 1 और 12 महीने नहीं देंगे? 1 और दिन नहीं, प्रायर ने सख्ती से कहा। और क्या तुम मेरे लिए बस इतना ही करोगे? शूरवीर ने पूछा। अब तुम पर हमला, झूठे शूरवीर, पुजारी ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा। या तो अपना कर्ज चुकाओ जैसा कि मैंने कहा है, या अपनी जमीन छोड़ो और मेरे हॉल से चले जाओ। फिर सर रिचर्ड अपने पैरों पर खड़े हो गए। हे झूठे झूठे पुजारी, उन्होंने इतनी कठोर आवाज में कहा कि कानून का आदमी डर गया। मैं कोई झूठा शूरवीर नहीं हूँ, जैसा कि तुम अच्छी तरह जानते हो, बल्कि प्रास और टूर्नामेंट में भी मैंने अपना स्थान बनाए रखा है। क्या तुम में इतनी भी शिष्टता नहीं है कि तुम एक सच्चे शूरवीर को इतने समय तक घुटने टेकते हुए देखते हो, या उसे अपने हॉल में आते हुए देखते हो और उसे कभी भोजन या पानी नहीं देते? तब कानून के जानकार व्यक्ति ने कांपती हुई आवाज में कहा, ये निश्चित रूप से व्यापार से संबंधित मामलों पर बात करने का एक गलत तरीका है, हमें बोलने में नरमी बरतनी चाहिए। सर प्रायर, आप इस शूरवीर को उसकी जमीन छोड़ने के लिए क्या भुगतान करेंगे? मैं उसे 200 पाउंड दे देता, प्रियो ने कहा, लेकिन चूंकि उसने मेरे सामने इतनी बुरी बातें कही हैं, इसलिए उसे 100 पाउंड से 1 पैसा भी अधिक नहीं मिलेगा। अगर तुमने मुझे 1000 पाउंड देने की पेशकश की होती, झूठे प्रायर, नाइट ने कहा, तो तुम्हें मेरी जमीन का 1 इंच भी नहीं मिलता। फिर वह अपने सैनिकों की ओर मुड़ा, जो दरवाजे के पास खड़े थे। उसने आवाज लगाई, इधर आओ, और अपनी उंगली से इशारा किया, जिस पर उनमें से सबसे लंबा व्यक्ति आगे आया और उसे एक लंबा चमड़े का थैला थमा दिया। सर रिचर्ड ने थैला लिया और उसमें से सोने के पैसे की एक चमचमाती धार मेज पर फेंकी। याद रखो, सर प्रायर, उसने कहा, कि तुमने मुझे 300 पाउंड के लिए त्यागपत्र देने का वादा किया है। इससे 1 पैसा भी ज्यादा नहीं मिलेगा। ऐसा कहते हुए उसने 300 पाउंड गिने और उसे प्रायर की ओर बढ़ा दिया। लेकिन अब प्रियोआ के हाथ उसके बगल में गिर गए और प्रियोआ का सिर उसके कंधे पर झुक गया, क्योंकि न केवल उसने जमीन की सारी उम्मीदें खो दी थीं, बल्कि उसने नाइट के 100 पाउंड के कर्ज को माफ कर दिया था और कानून के आदमी को बेकार में 80 स्वर्गदूतों का भुगतान किया था। वो उसकी ओर मुड़ा और बोला, मेरे पास जो पैसे हैं, उन्हें वापस दे दो। नहीं, दूसरे ने तीखी आवाज में कहा, ये तो मेरी फीस है जो तुमने मुझे दी है, और इसे तुम वापस नहीं पाओगे। और उसने अपना गाउन अपने ऊपर लपेट लिया। अब सर प्रायर, सर रिचर्ड ने कहा, मैंने अपना दिन रोक लिया है और मुझसे मांगी गई सारी फीस चुका दी है, इसलिए चूंकि अब हमारे बीच कोई विवाद नहीं है, इसलिए मैं इस घृणित स्थान को तुरंत छोड़ देता हूँ। इतना कहते हुए वह अपनी एड़ी पर मुड़ा और तेजी से चला गया। इस पूरे समय शेरिफ अपनी आंखें फैलाए और मुंह खोले उस लंबे चौड़े हथियारबंद आदमी को घूरता रहा, जो पत्थर से तराशा हुआ खड़ा था। आखिरकार उसने जोर से कहा, रेनॉल्ड ग्रीनलीफ। इस पर लंबा सिपाही, जो कोई और नहीं बल्कि लिटिल जॉन था, मुस्कुराते हुए शेरिफ की ओर मुड़ा। मैं तुम्हें अच्छी जगह देता हूँ, अच्छी गपशप, उसने कहा। मैं कहना चाहता हूँ, प्यारे शेरिफ, कि मैंने आज तुम्हारी सारी सुंदर बातें सुनी हैं, और यह रॉबिन हुड को बताई जानी चाहिए। तो अभी के लिए अलविदा, जब तक कि हम शेरवुड फॉरेस्ट में फिर से न मिलें। फिर वह भी मुड़ा और सर रिचर्ड के पीछे हॉल में चला गया, शेरिफ को छोड़कर, जो पूरी तरह से पीला और चकित था, अपनी कुर्सी पर सिकुड़ गया। सर रिचर्ड जिस दावत में आए थे, वह एक मज़ेदार दावत थी, लेकिन वे अपने पीछे एक दुखद स्थिति छोड़ गए थे, और उनके सामने परोसे गए राजसी भोजन के लिए उन्हें जरा भी भूख नहीं थी। केवल विद्वान डॉक्टर ही खुश थे, क्योंकि उन्हें उनकी फीस मिल गई थी।
अब एक 12 महीने और एक दिन बीत चुका था जब से एमिट के प्रीवा विंसेंट ने दावत पर बैठे थे, और एक बार फिर एक और साल की मधुर शरद ऋतु आ गई थी। लेकिन इस साल ने सर रिचर्ड ऑफ दली की जमीनों में बहुत बड़ा बदलाव लाया था, क्योंकि जहां पहले घास के मैदानों पर जंगली घास उगती थी, अब वहां सब सुनहरी घास उगाई है, जो इस बात का संकेत है कि वहां से एक समृद्ध और भरपूर फसल एकत्र की गई थी। एक साल ने महल में भी बहुत बड़ा बदलाव किया था, क्योंकि जहां खाली खाए और उपेक्षा की ढहती हुई जमीन थी, वहां अब सब कुछ व्यवस्थित और अच्छी तरह से रखा गया था। सूर्य की किरणें युद्ध प्रांगण और मीनार पर चमक रही थीं, और ऊपर नीली हवा में सोने के रंग के मौसम सूचक और शिखर के चारों ओर खड़खड़ाते हुए कौओं का झुंड उड़ रहा था। फिर सुबह की चमक में जंजीरों की खड़खड़ाहट और खनक के साथ ड्रॉब्रिज खाई के पार गिर गया। महल का द्वार धीरे धीरे खुला, और स्टील के कपड़े पहने सैनिकों की एक अच्छी कतार, जिसमें एक शूरवीर भी शामिल था, जो सर्दियों की सुबह की कांटों और झाड़ियों पर जमी बर्फ की तरह सफेद, महल के प्रांगण से चमकता हुआ बाहर आया। शूरवीर ने अपने हाथ में एक बड़ा भाला पकड़ रखा था, जिसकी नोक से एक खून से लाल पताका फड़फड़ा रही थी जो किसी के हाथ की हथेली जितनी चौड़ी थी। इस तरह ये सेना महल से बाहर आई, और उनके बीच में 3 घोड़े थे जो विभिन्न आकार और प्रकार के पार्सल से लदे हुए थे। इस प्रकार ली के अच्छे सर रिचर्ड इस उज्ज्वल और खुशनुमा सुबह रॉबिन हुड को अपना कर्ज चुकाने के लिए आगे बढ़े। राजमार्ग के साथ साथ वे अपने रास्ते पर आगे बढ़े, पैरों की नपी तुली आवाज और तलवार और हॉर्नेस की झनकार के साथ। वे आगे बढ़ते रहे जब तक कि वे डेनबी के पास नहीं पहुंच गए, जहां एक पहाड़ी की चोटी से उन्होंने शहर के पार कई रंगीन झंडे और झंडियां चमकती हवा में तैरती देखीं। फिर सर रिचर्ड अपने सबसे नजदीकी सैनिक की ओर मुड़े। आज डेनबी में वहां क्या है? उसने पूछा। कृपया पूज्यवर, सैनिक ने उत्तर दिया, आज वहां एक आनंददायक मेला आयोजित किया गया है, तथा एक महान कुश्ती दंगल भी है, जिसमें बहुत से लोग आए हैं, क्योंकि पुरस्कार स्वरूप एक पाइप लाल शराब, एक सुंदर सोने की अंगूठी तथा एक जोड़ी दस्ताने रखे गए हैं, जो सर्वश्रेष्ठ पहलवान को मिलेंगे। अब मेरी आस्था से, सर रिचर्ड ने कहा, जो अच्छे मर्दाना खेलों से बहुत प्यार करते थे, ये देखने के लिए एक अच्छी चीज होगी। मुझे लगता है कि हमें अपनी यात्रा में थोड़ी देर रुकना चाहिए और इस मज़ेदार खेल को देखना चाहिए। इसलिए उन्होंने अपने घोड़े का सिर डेनबी और मेले की ओर मोड़ दिया, और वो और उनके आदमी वहां चले गए। वहां उन्हें बहुत ज्यादा मौज मस्ती का माहौल मिला। झंडे और झंडे लहरा रहे थे, गिलास हरे मैदान पर गिर रहे थे, बैगपाइप बज रहे थे और लड़के लड़कियां संगीत पर नाच रहे थे। लेकिन भीड़ सबसे ज्यादा उस रिंग के इर्द गिर्द इकट्ठी थी जहां कुश्ती चल रही थी, और सर रिचर्ड और उनके आदमियों ने वहां कदम रखा। अब जब कुश्ती के जजों ने सर रिचर्ड को आते देखा और जाना कि वह कौन है, तो उनमें से प्रमुख उस बेंच से नीचे उतरे जहां वो और दूसरे लोग बैठे थे, और नाइट के पास गए और उसका हाथ पकड़कर उससे विनती की कि वो उनके साथ आकर बैठे और खेल का फैसला करे। इसलिए सर रिचर्ड अपने घोड़े से उतरे और दूसरों के साथ रिंग के पास बनी बेंच पर चले गए। अब उस सुबह बहुत कुछ हुआ था, क्योंकि स्टैफोर्डशायर के स्टॉक से आए अकबट नामक एक योद्धा ने अपने सामने आने वाले सभी लोगों को आसानी से परास्त कर दिया था। लेकिन डेनबी का एक व्यक्ति, जो पूरे देहात में विलियम ऑफ द स्कार के नाम से जाना जाता था, स्टॉक के व्यक्ति के साथ अपना समय बिता रहा था। इसलिए जब अकबट ने बाकी सभी को परास्त कर दिया, तो तगड़ा विलियम रिंग में कूद पड़ा। फिर एक कठिन मुकाबला हुआ, और अंत में उसने अकबट को भारी रूप से परास्त कर दिया, जिसके बाद बहुत शोरगुल हुआ और हाथ मिलाए गए, क्योंकि डेनबी के सभी लोग अपने पहलवान पर गर्व करते थे। जब सर रिचर्ड आए, तो उन्होंने देखा कि मोटा विलियम अपने दोस्तों की चीख पुकार से फूला हुआ था, रिंग में इधर उधर घूम रहा था, किसी को भी उसके साथ लड़ने की हिम्मत दे रहा था। आओ, सब आओ, उसने कहा, मैं विलियम ऑफ द स्कार किसी भी आदमी के खिलाफ खड़ा हूँ। अगर डर्बीशायर में कोई भी मेरे खिलाफ नहीं आता है, तो नॉटिंघम, स्टाफोर्ड या यॉर्क से जो भी आना चाहे, वह आ जाए, और अगर मैं उन्हें जंगल में सुअरों की तरह अपनी नाक से जमीन खोदने पर मजबूर नहीं कर देता, तो मुझे और बहादुर विलियम पहलवान मत कहो। इस पर सभी हंस पड़े,
लेकिन हंसी के ऊपर एक ऊंची आवाज सुनाई दी जो चिल्ला रही थी, तुम इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। यहाँ नॉटिंघमशायर से एक व्यक्ति तुम्हारे साथ गिरने की कोशिश करने आ रहा है, साथी। और तुरंत एक लंबा युवक अपने हाथ में एक मजबूत क्वार्टरस्टाफ लेकर भीड़ के बीच से अपना रास्ता बनाता हुआ आया और आखिरकार रस्सी के ऊपर से हल्के से छलांग लगाकर रिंग में पहुंच गया। वह मोटे विलियम जितना भारी नहीं था, लेकिन वह कंधों में लंबा और चौड़ा था और उसके सभी जोड़ अच्छी तरह से जुड़े हुए थे। सर रिचर्ड ने उसे गौर से देखा, फिर एक जज की ओर मुड़ते हुए उन्होंने कहा, क्या तुम जानते हो कि यह युवक कौन है? मुझे लगता है कि मैंने उसे पहले भी देखा है। नहीं, न्यायाधीश ने कहा, वह मेरे लिए एक अजनबी है। इस बीच बिना कुछ कहे उस युवक ने अपना क्वार्टरस्टाफ एक तरफ रख दिया, अपनी जैकेट और शरीर के कपड़े उतारने शुरू कर दिए, जब तक कि वह नंगे हाथों और शरीर के साथ खड़ा नहीं हो गया। और जब वह इस तरह से नंगा हुआ तो वह एक सुंदर दृश्य था, क्योंकि उसकी मांसपेशियां तेज बहते पानी की तरह गोल, चिकनी और नुकीली थीं। और अब हर आदमी ने अपने हाथों पर थूका और उन्हें अपने घुटनों पर पटकते हुए नीचे बैठ गया, दूसरे को ध्यान से देखते हुए, ताकि उसे पकड़ में आने का फायदा उठा सके। फिर एक पल की तरह वे एक साथ उछल पड़े और जोरदार चीख उठी, क्योंकि विलियम ने उन दोनों को बेहतर तरीके से पकड़ लिया था। कुछ देर तक वे तनाव में रहे, संघर्ष करते रहे और तड़पते रहे, और फिर तगड़े विलियम ने अपनी सबसे चालाकी से उसे गिराया, लेकिन अजनबी ने उससे ज्यादा कुशलता से उसका सामना किया और इस तरह से वह गिरना बेकार हो गया। फिर अचानक एक झटके के साथ अजनबी ने खुद को ढीला कर लिया और वह निशान वाला व्यक्ति खुद को दो हाथों में जकड़ा हुआ पाया, जिससे उसकी पसलियां चटकने लगीं। इसलिए भारी गर्म सांसों के साथ वे कुछ देर तक तनाव में खड़े रहे, उनके शरीर पसीने से चमक रहे थे और उनके चेहरों पर पसीने की बड़ी बड़ी बूंदें टपक रही थीं। लेकिन अजनबी का आलिंगन इतना करीब था कि आखिरकार उसके पकड़ में आने से तगड़े विलियम की मांसपेशियां नरम पड़ गईं और वह सिसक उठा। फिर युवक ने अपनी पूरी ताकत लगाई और अचानक अपनी एड़ी को झटका दिया और अपने दाहिने कूल्हे पर प्लास्टर लगा लिया, और मोटा विलियम एक भयानक धमाके के साथ नीचे गिर गया और ऐसे पड़ा रहा मानो वह कभी अपने हाथ या पैर को हिला नहीं सकेगा। लेकिन अब अजनबी के लिए कोई चिल्लाहट नहीं हुई, लेकिन भीड़ में गुस्से से बड़बड़ाहट सुनाई दी। उसने इतनी आसानी से मैच जीत लिया था। तब जजों में से एक, विलियम ऑफ द स्कार का एक रिश्तेदार, कांपते हुए होंठ और भयावह नज़र के साथ खड़ा हुआ। उसने कहा, अगर तुमने उस आदमी को मार दिया है तो ये तुम्हारे साथ बुरा होगा, मैं तुम्हें बता दूं, साथी। लेकिन अजनबी ने साहपूर्वक उत्तर दिया, उसने मेरे साथ अपना मौका लिया, जैसा मैंने उसके साथ लिया। कोई भी कानून मुझे नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं छू सकता, भले ही मैंने उसे मार डाला हो, ताकि यह कुश्ती के मैदान में निष्पक्ष रूप से किया जा सके। ये तो हम देखेंगे, जज ने युवक की ओर क्रोधित भाव से देखते हुए कहा, जबकि एक बार फिर भीड़ में गुस्से से भरी बड़बड़ाहट गूंज उठी, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा है, डेनबी के लोगों को स्कार के बलवान विलियम पर गर्व था। तभी सर रिचर्ड ने धीरे से कहा, नहीं, उन्होंने कहा, युवक सही कह रहा है, अगर दूसरा मरता है तो वो कुश्ती के मैदान में मरेगा, जहां उसने अपना मौका पाया था और उसे आसानी से हराया गया था। लेकिन इस बीच 3 आदमी आगे आए और उन्होंने मोटे विलियम को जमीन से उठाया और पाया कि वह मरा नहीं था, हालांकि वह अपने भारी गिरने से बुरी तरह हिल गया था। तब मुख्य न्यायाधीश ने खड़े होकर कहा, युवक, पुरस्कार तुम्हारा है। ये लाल सोने की अंगूठी है और ये दस्ताने हैं और वहाँ शराब की पाइप है, जो तुम चाहो करो। इस पर युवक ने, जिसने अपने कपड़े पहन लिए थे और अपनी लाठी फिर से उठा ली थी, बिना कुछ कहे झुका, फिर दस्ताने और अंगूठी ली, एक को अपनी कमरबंद में डाला और दूसरे को अपने अंगूठे पर लटकाया। वह मुड़ा और फिर से रस्सियों के ऊपर से हल्के से छलांग लगाता हुआ भीड़ के बीच से अपना रास्ता बनाता हुआ चला गया। अब मुझे आश्चर्य है कि वह युवक कौन हो सकता है, जज ने सर रिचर्ड की ओर मुड़ते हुए कहा। वह अपने लाल गालों और गोरे बालों से एक मोटे सैक्सन जैसा दिखता है। हमारा यह विलियम भी एक मोटा आदमी है और मैंने उसे पहले कभी अखाड़े में नहीं देखा, हालांकि उसने अभी तक कॉर्नवाल के थॉमस
यॉर्क के डिकन और डॉनकेस्टर के युवा डेविड जैसे महान पहलवानों के साथ मुकाबला नहीं किया है। क्या आपको लगता है, सर रिचर्ड, वह अखाड़े में मजबूत पैर नहीं रखता है? हाँ, सच है, और फिर भी इस युवक ने उसे निष्पक्ष रूप से और आश्चर्यजनक आसानी से फेंक दिया। मुझे बहुत आश्चर्य है कि वह कौन हो सकता है। इस प्रकार सर रिचर्ड ने एक विचारशील स्वर में कहा। कुछ समय तक शूरवीर अपने आसपास खड़े लोगों से बातें करता रहा, लेकिन अंततः वह उठा और चलने के लिए तैयार हो गया। इसलिए उसने अपने आदमियों को बुलाया और अपनी काठी को कसते हुए वह एक बार फिर अपने घोड़े पर सवार हो गया। इस बीच युवा अजनबी भीड़ के बीच से निकल गया, लेकिन जैसे ही वह गुजरा, उसने अपने चारों ओर ऐसे शब्द सुने, जैसे, मुर्गे को देखो, देखो, वो कैसे पंख फैला रहा है। मैं कसम खाता हूँ कि उसने विलियम को गलत तरीके से मारा। हाँ, सच में, तुमने उसके हाथों पर छूने का दाग नहीं देखा। उसके मुर्गे की कंघी काट देना अच्छा रहेगा। अजनबी ने इस सब पर ध्यान नहीं दिया, बल्कि गर्व से आगे बढ़ा, जैसे कि उसने कुछ सुना ही न हो। इसलिए वह धीरे धीरे हरे मैदान में उस बूथ पर चला गया, जहां नाच हो रहा था, और दरवाजे पर खड़े होकर उसने खेल को देखा। जैसे ही वह वहां खड़ा था, अचानक एक पत्थर उसके हाथ पर लगा, और जब वह मुड़ा, तो उसने देखा कि कुश्ती के मैदान से लोगों की एक गुस्साई भीड़ उसके पीछे आ गई थी। फिर जब उन्होंने उसे इस तरह मुड़ते देखा, तो सभी ने जोरदार हूटिंग और चिल्लाना शुरू कर दिया, जिससे लोग नाच बूथ से बाहर भागे, ये देखने के लिए कि क्या हुआ। अंततः एक लंबा, चौड़े कंधों वाला, बलिष्ठ लोहार अपने हाथ में एक शक्तिशाली लाठी लेकर भीड़ से आगे बढ़ा। क्या तुम हमारे सुंदर शहर डेनबी में आओगे? तुम बॉक्स में जैक हो, एक अच्छे ईमानदार लड़के को घिनौने, करतब दिखाने वाले करतबों से हराने के लिए। उसने गुस्से में बैल की तरह गहरी आवाज में गुर्राते हुए कहा। तो ले लो। और अचानक उसने उस युवक पर एक ऐसा वार किया जो बैल को गिरा सकता था। लेकिन दूसरे ने वार को चतुराई से एक तरफ मोड़ दिया, और एक और इतना भयानक वार किया कि डेनबी का आदमी कराहते हुए नीचे गिर गया, मानो उसे बिजली का झटका लगा हो। जब उन्होंने अपने नेता को गिरते देखा, तो भीड़ ने फिर से गुस्से से चिल्लाया, लेकिन अजनबी ने अपनी पीठ को उस तंबू से सटा दिया जिसके पास वह खड़ा था, अपनी भयानक लाठी को घुमाते हुए, और ऐसा वार किया कि उसने मोटे लोहार को इतना मारा कि कोई भी उसकी लाठी की सीमा में आने की हिम्मत नहीं कर सका। इसलिए भीड़ पीछे हट गई, जैसे कि भालू से बचने के लिए कुत्तों का झुंड भाग रहा हो। लेकिन तभी पीछे से किसी कायर ने एक नुकीला नुकीला पत्थर फेंका जो उस अजनबी के सिर पर लगा, जिससे वह लड़खड़ा कर पीछे हट गया, और घाव से लाल खून बहकर उसके चेहरे और उसकी जैकेट पर बहने लगा। फिर उसे इस घिनौने प्रहार से स्तब्ध देखकर भीड़ उस पर टूट पड़ी, जिससे वे उसे दबा बैठे और वो उनके पैरों के नीचे गिर पड़ा। अब अगर सर रिचर्ड इस मेले में नहीं आते तो शायद उस युवक के साथ कुछ बुरा हो सकता था, यहाँ तक कि उसकी जवानी भी चली जाती, क्योंकि अचानक चीखें सुनाई देने लगी, हवा में स्टील चमकने लगा, और तलवारों से वार होने लगे, जबकि भीड़ के बीच से सर रिचर्ड ऑफली अपने सफ़ेद घोड़े पर तेजी से दौड़ता हुआ आया। फिर भीड़ ने स्टील से बने योद्धा और हथियारबंद लोगों को देखा, और गर्म चूल्हे पर जमी बर्फ की तरह पिघल गई, और युवक को खून से लथपथ और धूल से लथपथ जमीन पर छोड़ दिया। अपने को मुक्त पाकर युवक उठा और अपने चेहरे से खून पोंछते हुए ऊपर की ओर देखा। उसने कहा, ली नदी के सर रिचर्ड, शायद आज आपने मेरी जान बचाई है। तुम कौन हो जो ली नदी के सर रिचर्ड को इतनी अच्छी तरह जानते हो? नाइट ने कहा, मुझे लगता है कि मैंने तुम्हारा चेहरा पहले भी देखा है, नौजवान। हाँ, तुमने ऐसा किया है, युवक ने कहा, क्योंकि लोग मुझे डॉनकेस्टर का डेविड कहते हैं। हाँ, सर रिचर्ड ने कहा, मुझे आश्चर्य है कि मैं तुम्हें नहीं जानता था, डेविड, लेकिन तुम्हारी दाढ़ी लंबी हो गई है, और तुम इस 12 महीने के दिन से अधिक पुरुषत्व में आ गए हो। डेविड, यहाँ तंबू में आओ और अपने चेहरे से खून धो लो। और तुम, राल्फ, उसे तुरंत एक साफ जरकिन लाओ। अब मुझे तुम्हारे लिए दुख है, फिर भी मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे तुम्हारे अच्छे मालिक रॉबिन हुड के प्रति अपनी दयालुता का कुछ हिस्सा चुकाने का मौका मिला है, क्योंकि अगर मैं नहीं आता, तो तुम्हारे साथ बुरा हो सकता था, जवान आदमी।
ये कहकर शूरवीर दाऊद को तंबू के अंदर ले गया और वहां उस युवक ने अपने चेहरे से खून धोया और साफ जैकेट पहन ली। इस बीच जो लोग सबसे नजदीक खड़े थे उनमें से एक कानाफूसी फैल गई कि यह कोई और नहीं बल्कि डोनकास्टा का महान डेविड है, जो पूरे मध्य देश का सबसे अच्छा पहलवान है, जिसने पिछले बसंत में ही यॉर्कशायर के सेल्बी में रिंग में मजबूत एडम ओ लिंकन को हराया था और अब उसके पास मध्य देश चैंपियन बेल्ट है। ऐसा हुआ कि जब युवा डेविड सर रिचर्ड के साथ तंबू से बाहर आया तो उसके चेहरे से सारा खून धुल गया था और उसकी गंदी जैकेट साफ हो गई थी। गुस्से की कोई आवाज नहीं सुनाई दी, लेकिन सभी लोग उस युवक को देखने के लिए आगे बढ़े। उन्हें गर्व महसूस हो रहा था कि इंग्लैंड के महान पहलवानों में से एक ने डेनबी मेले में रिंग में प्रवेश किया था, क्योंकि इस तरह से लोगों का समूह चंचल होता है। फिर सर रिचर्ड ने ऊंची आवाज में कहा, दोस्तों, ये डॉनकास्टा का डेविड है, इसलिए इसमें कोई शर्म की बात नहीं है कि आपके डेनबी के आदमी को ऐसे पहलवान ने पटक दिया। जो कुछ हुआ उसके लिए वह आपसे कोई बुरा नहीं मानता, लेकिन यह आपके लिए एक चेतावनी है कि आप आगे से अजनबियों के साथ कैसा व्यवहार करेंगे। अगर आपने उसे मार दिया होता तो यह आपके लिए एक बुरा दिन होता, क्योंकि रॉबिन हुड आपके शहर को उसी तरह परेशान कर देता जैसे बाज कबूतरों को परेशान करता है। मैंने उससे शराब की पाइप खरीदी है और अब मैं इसे आपको पीने के लिए स्वतंत्र रूप से देता हूँ, लेकिन इसके बाद कभी भी किसी आदमी पर उसके मजबूत यौमन होने के कारण हमला न करें। इस पर सभी चिल्ला उठे, लेकिन सच तो ये था कि उन्हें नाइट के शब्दों से ज्यादा शराब की याद आ रही थी। फिर सर रिचर्ड डेविड और उसके सैनिकों के साथ मुड़े और मेले से चले गए। लेकिन बाद के दिनों में जब उस कुश्ती को देखने वाले लोग उम्र के कारण थक चुके थे, तो वे किसी भी वीरतापूर्ण खेल के बारे में सुनकर अपना सिर हिलाते थे और कहते थे, हाँ हाँ, लेकिन तुम्हें डोनकास्टा के महान डेविड को डेनबी मेले में स्कार के बलवान विलियम को परास्त करते हुए देखना चाहिए था। रॉबिन हुड लिटिल जॉन और उसके साथ उसके ज्यादातर तगड़े यौमन के साथ हरे भरे जंगल में खड़ा था, सर रिचर्ड के आने का इंतजार कर रहा था। आखिरकार भूरे जंगल के पत्तों के बीच से स्टील की एक चमक दिखाई दी और सर रिचर्ड अपने आदमियों के साथ छिपकर खुले में सवार हो गए। वह सीधे रॉबिन हुड के पास आया और अपने घोड़े से कूदकर यौमन को अपनी बाहों में जकड़ लिया। क्यों, अब क्या हुआ? रॉबिन ने कुछ देर बाद सर रिचर्ड को रोककर उसे सिर से पैर तक देखते हुए कहा, मुझे लगता है कि जब मैंने तुम्हें आखिरी बार देखा था तब की तुलना में तुम अब और भी अधिक खुशमिजाज पक्षी हो। हाँ, तुम्हारा शुक्रिया, रॉबिन, नाइट ने यौमन के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। लेकिन तुम्हारे बिना मैं इस समय तक किसी दूर देश में दुख में भटक रहा होता। लेकिन मैंने अपना वचन निभाया है, रॉबिन, और जो पैसा तुमने मुझे उधार दिया था उसे वापस ले आया हूँ और जिसे मैंने 4 गुना करके फिर से अमीर बना दिया है। इस पैसे के साथ मैं अपनी प्यारी महिला और खुद की ओर से तुम्हारे और तुम्हारे बहादुर सैनिकों के लिए एक छोटा सा उपहार लाया हूँ। फिर अपने आदमियों की ओर मुड़ते हुए उसने जोर से पुकारा, पैक घोड़े लाओ। लेकिन रॉबिन ने उसे रोक दिया। नहीं सर रिचर्ड, उसने कहा, मुझे आपकी आज्ञा का उल्लंघन करने की हिम्मत नहीं है, लेकिन हम शेरवुड के लोग तब तक कोई काम नहीं करते जब तक हम खा पी न लें। इसके बाद सर रिचर्ड का हाथ पकड़कर वह उसे ग्रीनवुड के पेड़ के नीचे की सीट पर ले गया, जबकि बैंड के अन्य प्रमुख लोग आकर उसके चारों ओर बैठ गए। फिर रॉबिन ने कहा, ऐसा कैसे हुआ कि मैंने डॉनकास्टा के युवा डेविड को आपके और आपके आदमियों के साथ देखा, सर नाइट? फिर नाइट ने तुरंत ही डेनबी में अपने प्रवास और मेले में घटी घटनाओं के बारे में बताया, तथा बताया कि युवा डेविड के साथ कठिन समय बिताना कैसा था। उसने अपनी कहानी सुनाई और कहा, यही कारण था, अच्छा रॉबिन, कि मुझे रास्ते में इतनी देर हो गई, अन्यथा मैं 1 घंटा पहले ही यहाँ पहुँच गया होता। फिर जब उसने बोलना समाप्त किया, रॉबिन ने अपना हाथ बढ़ाया और नाइट की हथेली पकड़ ली। उसने कांपती हुई आवाज में कहा, मैं आपका एक ऐसा ऋणी हूँ जिसे मैं कभी चुकाने की उम्मीद नहीं कर सकता, सर रिचर्ड, क्योंकि मैं आपको बता दूं, मैं अपना दाहिना हाथ खोना पसंद करूंगा, बजाय इसके कि डॉनकास्टा के युवा डेविड के साथ ऐसी बुरी घटना घटे जो डेनबी में उसके साथ घटी। इस तरह वे बातें करते रहे जब तक कि कुछ देर बाद एक व्यक्ति आगे आया और उसने कहा कि दावत का आयोजन हो चुका है,
जिसके बाद सभी लोग उठकर वहां चले गए। जब आखिरकार यह आयोजन समाप्त हो गया तो नाइट ने अपने आदमियों को घोड़ों के पैक लाने के लिए कहा, जो उन्होंने उसके आदेश के अनुसार किया। फिर एक आदमी नाइट के पास एक मजबूत बक्सा लाया, जिसे उसने खोला और उसमें से एक थैला निकाला और 500 पाउंड गिने, जो उसने रॉबिन से प्राप्त किए थे। सर रिचर्ड, रॉबिन ने कहा, आप हम सभी को प्रसन्न करेंगे यदि आप उस धन को शेरवुड की ओर से हमारे उपहार के रूप में अपने पास रख लें। क्या ऐसा नहीं है, मेरे दोस्तों? तब सबने ऊंची आवाज में चिल्ला कर कहा, मैं आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, नाइट ने गंभीरता से कहा, लेकिन अगर मैं इसे न ले सकूं तो यह मेरी गलती नहीं होगी। खुशी की बात है कि मैंने इसे आपसे उधार लिया है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि मैं इसे उपहार के रूप में ले सकूं। तब रॉबिन हुड ने कुछ और नहीं कहा, बल्कि लिटिल जॉन को राजकोष में जमा करने के लिए पैसे दे दिए, क्योंकि वह ये जानता था कि कोई भी चीज़ दुर्भावना और हृदय में कड़वाहट पैदा नहीं करती, जैसे कि किसी पर जबरन दिया गया उपहार, जो उसे लेने के अलावा और कुछ नहीं चुन सकता। फिर सर रिचर्ड ने पैक्स को जमीन पर रखवा कर खोला, जिसके बाद एक जोरदार चीख उठी जिससे जंगल फिर से गूंज उठा, क्योंकि वहां बेहतरीन स्पेनिश यू के 10 धनुष थे। सभी को चमकाने तक चमकाया गया था और प्रत्येक धनुष पर चांदी में काल्पनिक आकृतियां जड़ी हुई थीं, फिर भी इतनी नहीं कि उनकी मजबूती कम हो जाए। इनके अलावा चमड़े के 10 तरकश थे जिन पर सुनहरे धागे से कढ़ाई की गई थी, और प्रत्येक तरकश में चमकीली सिरों वाले 20 तीर थे जो चांदी की तरह चमक रहे थे। प्रत्येक तीर पर मोर के पंख लगे हुए थे, जो चांदी से जड़े हुए थे। सर रिचर्ड ने प्रत्येक योद्धा को एक धनुष और तीरों से भरा एक तरकश दिया, लेकिन रॉबिन को उन्होंने सोने में अत्यंत चतुराई से जड़ा हुआ एक मजबूत धनुष दिया, जबकि उसके तरकश का प्रत्येक तीर सोने से जड़ा हुआ था। तब सभी लोग इस सुंदर उपहार की खुशी में पुनः चिल्लाने लगे और आपस में कसम खाने लगे कि यदि आवश्यकता पड़ी तो वे सर रिचर्ड और उनकी पत्नी के लिए अपनी जान भी दे देंगे। आखिरकार वह समय आ गया जब सर रिचर्ड को जाना ही था, जिसके बाद रॉबिन हुड ने अपने दल को बुलाया और हर एक योद्धा ने अपने हाथ में मशाल लेकर जंगल के रास्ते को रोशन किया। इसलिए वे शेरवुड के किनारे पहुंचे और वहां नाइट ने रॉबिन के गालों पर चूमा और उसे छोड़कर चला गया। इस प्रकार रॉबिन हुड ने एक महान शूरवीर को उसके भयंकर दुर्भाग्य से बाहर निकालने में मदद की, अन्यथा उसके जीवन से खुशियां समाप्त हो जातीं।